Good morning class, welcome back to the study studio. Today we are going to study about chapter number 4, organizing. Now earlier we have studied in the chapter planning that what is planning, how it works, its process and many more things about planning. In the same way we will study about organizing, its characteristics, steps, types and many more things. So to make the difference clear between planning and organizing, we will take an example. Now, for example, you have decided to achieve the goal of 90% in your board examination, but only to assume it will not work. You have to work to accomplish your objective. First of all, you will plan what you will do, your routine. For example, सुबह 5 बजे उठना, देन तुम्हारे डेली में कितने चैप्टर्स हो जाने चाहिए, उसका रिविजन, ब्रेक, क्या तुम्हारे लिए रिलैक्सेशन होना चाहिए, तुम अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मेडिटेशन भी करोगे. सो ये सब चीज़ें प्लान होती है. अब वो चीज़ करना उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. टू इम्प्लीमेंट द प्लान इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. जो प्लान तुम लोगों ने डिसाइड किया है वो प्लान को उसी हिसाब से करना उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. नाउ in business organization also, organizing plays the same role. Planners make the plan that ये ईयर में हमें इतना टर्नओवर करना है, इतनी हमारी प्रॉफिट होना चाहिए, इतना सेल होना चाहिए, इतना हमारा कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए. ये सब चीज़ें प्लान होता है. यानी एक आइडियाज़, प्लान्स जो तुम लोग हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, बट ये प्लान्स को अकम्प्लिश करना, उनको इफेक्ट में लाना, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. सो वी विल सी द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. The structure formed in order to enable delegation of authority and responsibility towards the people actively engaged for common goal is organizing. अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर. क्यों बना है ये? फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे हम क्या डिवाइड कर सके? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसके टूवर्ड्स? पीपल. कौन से लोग? हु आर एक्टिवली एंगेज फॉर कॉमन गोल इज ऑर्गेनाइजिंग. वापस से रिपीट करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है. क्यों फॉर्म हुआ है? ताकि हम क्या कर सके? डेलीगेट. किसको डेलीगेट करना है हमें? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसके टूवर्ड्स? पीपल. अब ये कौन लोग होंगे? हु आर एक्टिवली एंगेज फॉर कॉमन गोल इज ऑर्गेनाइजिंग. आई होप इट इज क्लियर. इजीली लर्न भी हो जाएगा और ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर एग्जामिनेशन. अब इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन के ऊपर ही हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, उसके ऊपर से ही हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस भी लिख सकते हैं. सो डेफिनेशन, कोई भी एक डेफिनेशन तुम पकड़ो. तुम्हारी बुक में मे बी 2 to 3 डेफिनेशंस है, तो तुम कोई भी एक डेफिनेशन लोगे उससे ही तुम्हारी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल जाएगी. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस. पहले हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लर्निंग प्रोसेस पे जाएंगे. ऑर्गेनाइजिंग is the process of identifying and classifying the work to be performed, defining and delegating responsibilities and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. अब हम देखते हैं क्या है ये डेफिनेशन. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है. इससे हम क्या करते हैं? कौन सी प्रोसेस है ये? आइडेंटिफाइंग और क्लासीफाई करने की. वापस से, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है. कौन सी प्रोसेस है? आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करने की. अब ये आइडेंटिफाई और क्लासीफाई किसको करेगी? द वर्क टू बी परफॉर्म्ड. हमें क्या काम करना है वो हमें बताएगी और क्लासीफाई करेगी. साथ ही साथ और क्या करते हैं ये ऑर्गेनाइजिंग? डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. हमें बताएगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को, और
एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली। हमारे रिलेशनशिप बनाएगी लोगों के साथ जिससे हम हमारा काम ज़्यादा अच्छे से कर सकें। राइट, वापस हम रिपीट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करने के लिए। क्या क्लासीफाई करेगा? वर्क टू बी परफॉर्म। और क्या करता है ऑर्गेनाइजिंग? डिफाइन और डेलीगेट करता है। किसको? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को। साथ ही साथ ये क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप। किसके पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। I hope it is clear to you. If not, please mention it in comment section. I will make it more clear in my next video. Now characteristics. First of all, goal oriented. हम definition के साथ compare करते जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें common है। गोल ओरिएंटेड, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव आया। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? हमारा गोल। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज क्लियर, गोल ओरिएंटेड। नाउ तुम सब अपनी टेक्स्ट बुक लो, टेक्स्ट बुक में रीड करो कि गोल ओरिएंटेड के बारे में क्या लिखा है। द ऑर्गेनाइजिंग इज क्रिएटेड फॉर द सेक ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ एनी बिजनेस यूनिट। हम कोई भी काम करते हैं तो वो विदाउट गोल पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा डेली रूटीन वो सब कुछ प्रिपेयर करोगे तो वो सब तुम किसके बेसिस पे प्रिपेयर करोगे? तुम्हारा एक गोल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा गोल क्या होगा कि तुम्हें 90% अचीव करने, उसके बेसिस पे तुम्हारा रूटीन एस्टैब्लिश करोगे। तो सबसे पहले क्या होगा? गोल ओरिएंटेड एक गोल होना चाहिए, उसके ऊपर ही हम हमारा ऑर्गेनाइजिंग डिफाइन कर सकते हैं। In the business unit, the main objective as well as departmental objective or sub-goals are also determined. In addition to that, there are also the individual goals of the employees. Hence, organization is a linear structure that coordinates with the goal of business, departmental goals and goal of the employees. Hence, it can be also referred as the goal-oriented activity. तो ये किस किस के गोल यहाँ पे बताते हैं हमें? ऑर्गेनाइजेशन के, डिपार्टमेंट के, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। कि हमारे एम्प्लॉयज़ के गोल्स क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है, साथ ही साथ हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के गोल क्या है। प्लानिंग बेस्ड। क्यों प्लानिंग बेस्ड? सी फर्स्ट हमने जो एग्जाम्पल लिया था कि तुम्हारा रूटीन प्लान करोगे, उसको अकम्प्लिश करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, वो ऑर्गेनाइजिंग। जब प्लान ही नहीं होगा तो तुम इम्प्लीमेंट किसको करोगे? राइट, दैट इज वाई इट इज नोन एज प्लानिंग बेस्ड। इसका बेस क्या है? प्लानिंग। प्लान होगा तुम्हारे पास तभी तुम इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। देन थर्ड, द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर कोई बता सकता हो, अभी अपने मन में सोचो कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके पहले हम देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। द पीपल वर्किंग टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल आर अलॉटेड वर्क एज पर द कैपेबिलिटीज एंड देयर स्किल्स। At the same time, such a person is also informed about their authority. Hence, organizing is the structure to establish relationship of authority and responsibility among the people. तुम्हारे माइंड में जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो रियल में है उसको आप कंपेयर करो कि क्या तुम सही हो। अथॉरिटी का मीनिंग होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है हमने कुछ ड्यूटीज दी है। नाउ पावर, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में तुम्हारे कोई छोटे भाई बहन है तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पावर दिया है कि तुम इनको कंट्रोल कर सकते हो, तो वो पावर्स हुए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि तुम्हें उनका ध्यान रखना है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में डिफरेंस समझना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं, उनको मेजरली ये सिमिलर लगते हैं लेकिन दे आर डिफरेंट। अथॉरिटी का मीनिंग होता है पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटीज। I hope you all have got the difference, authorities and powers. Authority हमारी capability के हिसाब से हम देते हैं। For example, कि कोई capable नहीं है एक चीज़ हैंडल करने के लिए तो उसको वो authority नहीं दी जाएगी।
और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तुम्हें किसी ने कुछ काम दिया है तो तुम्हारे ऊपर भरोसा करके दिया है, राइट, तो वो भरोसे के ऊपर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। सो ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली बेस्ड अपॉन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको क्या अथॉरिटी देनी चाहिए और कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है। Now, importance of human element. क्यों human element? Because those person who are going to accomplish these objectives are humans. Human के बिना ये काम possible नहीं है। So, हम देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा है। In organizing, human beings are the center. The success of any business organization is depend on people who are working in it. है हमारी बुक में देखते हैं क्या लिखा है इसके लिए। 4th point. In organizing, human beings are at the centers. The success of any organization is dependent on the people who are working in it. Hence, for effective organizational structure, effective human relation establishment is necessary. For example, तुम्हारी क्लास में अगर बहुत सारे जन हर एक बात पे डिसएग्री करते हैं तो तुम्हारी क्लास में यूनिटी नहीं रहेगी। यूनिटी नहीं रहेगी तो क्या होगी, तुम्हारी क्लास की रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी। वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे तो एम्प्लॉयज़ काम अच्छे से नहीं करेंगे, उनका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। वो जितना अपना 100% दे सकते हैं वो उतना नहीं दे पाएंगे। क्यों? बिकॉज उनका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, उनको ये लगेगा कि ये मेरे अगेंस्ट है। अब उनके माइंड में कुछ ना कुछ जब चलता रहेगा तो वो वर्क के टूवर्ड्स 100% अपना नहीं दे पाएंगे। सो ह्यूमन आर गिवन इम्पोर्टेंस, दे आर सेंटर ऑफ दिस. So we have to pay attention on our human element, that is our laborers as well as employees. 5th, flexibility. Flexibility के बारे में क्या लिखा है बुक में देखते हैं। When once the organization is formed, there are chances for change in the same. Suitable changes can be made according to changing circumstances or situations. The changes or variation can be made when there are major changes in the business environment, technological advancement or new discoveries. हम पहले वाला ही लेते हैं हमारा एग्जाम्पल कि तुम्हारे एग्जाम रिजल्ट के लिए तुम्हारा प्लान 90% है, तुम उसको अकम्प्लिश करोगे, तुम्हारा रूटीन वो सब कुछ फॉलो करोगे, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से तुम्हें तुम्हारा रूटीन थोड़े दिन के लिए चेंज करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ चुके हैं, या तुम्हें किसी के घर जाना पड़ रहा है, या तुम्हारे घर में कोई और सर्कमस्टेंसेस हो गए हैं, तो तुम्हें तुम्हारा रूटीन चेंज करना पड़ेगा। यानी तुम्हें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि अगर ये सिचुएशन आती है तो क्या मैं ऐसा करूँगी दैट आई कैन अकम्प्लिश माई ऑब्जेक्टिव्स। तो तुम्हें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा प्लान रिजिड नहीं होना चाहिए कि ऐसे करना है तो ऐसे ही जाना चाहिए। अगर कोई सिचुएशन की वजह से चेंजेस आ गए उसमें, तो भी तुम्हारे प्लान में वो चीज़ होनी चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, और उसी के बेसिस पे तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन जो हम बोल रहे हैं वो फ्लेक्सिबल होगा। तो वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल टैली, अगर टैली चेंज हो जाता है तो कोई और सॉफ्टवेयर आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब एम्प्लॉयज़ बोले कि हमें टैली ही आता है तो हम वही करेंगे। अगर उसकी जगह कुछ चेंज हो चुका है तो उसको भी अडॉप्ट करने के लिए लोग एक्सेप्टेबल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट या किसी भी रीज़न की वजह से चेंजेस लाने पड़ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स। इंटर रिलेशनशिप से क्या होगा, हमारे अगर रिलेशंस अच्छे होंगे हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ तो हम वर्क अच्छे से कर पाएंगे। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का मतलब है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम बराबर से कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो वो हमें बताया जाएगा। कंट्रोल यानी अगर हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे या काम अपने हिसाब से नहीं कर रहे तो हमारा कंट्रोल कर दिया जाएगा वहाँ पे कि ये काम ऐसे नहीं करना, जो मॉनिटरिंग में हमें बताया जाएगा, और कंट्रोल में उसको और स्ट्रिक्टली फॉलो अप करना पड़ेगा हमें। ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब कि बहुत सारे जन मिलके एक काम कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हम लोग एक दूसरे के आइडियाज़ भी शेयर कर पाएंगे और हम लोग इफेक्टिवली वर्क कर सकेंगे। कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बुक में देखो। Organizing is a particular kind of control administrative structure in any business unit. Rules and controls are required in order to define relationships. The same is formed by organizing.
मतलब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पर्टिकुलर बिजनेस में दिए गए हैं वो हम यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। आई होप तुम लोग को ये समझ में आए होंगे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब ऑलमोस्ट हमारे डेफिनेशन में से ही आए हैं, कंपेयर कर लेंगे हम। गोल ओरिएंटेड था हमारे डेफिनेशन में। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें दिया हुआ है यहाँ पे। एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप जो हमारे 2 पॉइंट्स थे, यहाँ पे 2 पॉइंट, ह्यूमन एलिमेंट और इंटर रिलेशनशिप का। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ग्रुप एक्टिविटीज, फ्लेक्सिबिलिटी तो हम लोग को नेक्स्ट डेफिनेशंस में मिल जाएगी, या हम लोग इसमें से भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव understood this video. If not, please mention it in comment section so I will make it more clear or clear your doubts in next video. Thank you for watching the video.